हे डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा इंस्टीट्यूशन। एंड आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी को डिस्कवर किया था 20th सेंचुरी में। एंड्रिच एक साइंटिस्ट थे। कीमोथेरेपी का मतलब है कि पर्टिकुलरली किसी एक ऐसी ड्रग को यूज करना जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो इनहिबिट कर देगी या फिर उसको पूरी तरीके से किल कर देगी। और इसका जो इस ड्रग का इफेक्ट है वो किसी भी होस्ट की बॉडी में बहुत ही मिनिमम होना चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बेसिस था कीमोथेरेपी का स्टार्टिंग में। अब कीमोथेरेपी के लिए वन ऑफ द ड्रग्स जिनको हम यूज करते हैं वो होती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यानी कि ऐसा केमिकल जो कि पर्टिकुलरली सिंथेटिक है या फिर हो सकता है कि वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना है जिसको पर्टिकुलर किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज किया जाता है या फिर उसको पूरी तरीके से किल करने के लिए यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक। ना फर्दर हम स्टडी कर लेते हैं कि डिफरेंट तरीके के एंटीबायोटिक कैसे कैसे अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू बैक्टीरिया को किल करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग से। एंटीबैक्टीरियल ड्रग दैट मीन्स कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट या फिर किल करने के लिए यूज होती है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक आती है वो है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स बेसिकली प्रोटोसिल डाई से आइसोलेट करे गए थे, उसके मेटाबोलाइज करके उसको आइसोलेट करे गए थे। स्टार्टिंग में ही देखा गया था कि अलग अलग तरीके की डाइस को जो हम यूज करते थे, डाई मतलब वही जिससे हम कपड़े कलर करते हैं, उनको यूज करने की वजह से माइक्रोब्स की किल हो रही थी, बैक्टीरिया वगैरह मर रहे थे। तो पहले तो ये लगा कि शायद उस डाई की वजह से वो हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उस डाई के अंदर एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक एक्शन आ रहा है। ठीक है, तो प्रोटोसिल डाई के अंदर सल्फोनामाइड्स प्रेजेंट थे, ये पता चला था 1937। उसके बाद से इसको यूज करा जाने लगा था। फिर इसके अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स बनाए गए। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़े तो लॉन्ग एक्ट जो सबसे शॉर्ट एक्टिंग है वो है 4 to 8 आवर्स, जिसके अंदर आ जाती है सल्फाडायाजीन। उसकी डोज होती है 0.5 ग्राम्स की टैबलेट। नेक्स्ट आ जाती है इंटरमीडिएट एक्टिंग, यानी कि जो इंटरमीडिएटली एक्टिंग करेंगी उसका टाइम है 8 to 12 आवर्स। इसमें आती है सल्फामिथॉक्साजोल। सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली जो सल्फोनामाइड्स है वो यही है, सल्फामिथॉक्साजोल। इसकी भी डोज है 0.5 ग्राम टैबलेट। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग एक्टिंग, ये है मोर अप्रोक्सीमेटली 7 डेज तक ये एक्शन कर सकती है। इसके अंदर ड्रग्स आती है सल्फाडॉक्सिन और सल्फामीथोपायराजीन। नेक्स्ट आ जाती है स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स, या फिर जिसको हम टॉपिकली यूज कर सकते हैं ऐसे सल्फोनामाइड्स। इसमें आ जाती है सल्फाएसिटामाइड सोडियम, सिल्वर सल्फाडायजीन, ये तो आई एम श्योर सबने सुनी होगी। ठीक है, बर्न्स के लिए हम इनको यूज करते हैं, 1% क्रीम इनका होता है। उसके अलावा सल्फासेलाजीन। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स हैं जो कि सल्फोनामाइड की कैटेगरी के अंदर आती है। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे सल्फोनामाइड किसी बैक्टीरिया के ऊपर अपना एक्शन शो करता है। पेट्रीन रेसिड्यू होता है जो कि पाबा के साथ मिलता है। पाबा दैट मीन्स पैरामाइनोबेंजोइक एसिड। ये दोनों मिलकर के सिंथेसाइज करते हैं फोलिक एसिड को। ठीक है, अब ये फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट होता है प्यूरिन्स के फॉर्मेशन के लिए, सो दैट आगे जाकर के डीएनए के बेस पेयर सही तरीके से बन पाए। ठीक है, अब ये पेट्रीन रेसिड्यू के साथ जब पावा बाइंड करता है तो डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। फिर डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज की प्रेजेंस में ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, जो कि अल्टीमेटली प्यूरिन्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे कॉज करता है सल्फोनामाइड, जा करके ये पाबा की जगह पे खुद पेट्रीन रेसिड्यूज के साथ बाइंड हो जाता है, क्योंकि पाबा की तरह ही स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर होता है हमारा सल्फोनामाइड। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करेंगे, जाकर के सल्फोनामाइड पहले आकर के पेट्रीन रेसिड्यू के साथ बाइंड हो जाएगा। अब अगर सल्फोनामाइड इससे आकर के बाइंड हो गया तो आगे की जितनी भी रिएक्शन चलनी थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिएक्शन चलती जब पाबा वहां से बाइंड हो पाता। ठीक है, उसके अलावा सल्फोनामाइड क्या करते हैं कि डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज जो एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देते हैं। अब अगर यही इनहिबिट हो गया तो जो हमारा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड है वो नहीं बन पाएगा और आगे की पूरी रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, अब अल्टीमेटली जब फोलेट कोफैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, यानी कि प्यूरिन नहीं बन पाएंगे, डीएनए के बेस पेयर्स नहीं बन पाएंगे, तो उसकी वजह से इनहिबिट डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि अल्टीमेटली कॉज करेगा बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। अब अलग अलग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सल्फोनामाइड रेसिस्टेंस भी कॉज कर सकता है। रेसिस्टेंस होना दैट मीन्स कि अब ये जो बैक्टीरिया है
जब वो बैक्टीरिया रेसिस्टेंस कॉज कर लेगा, वो बैक्टीरिया इस सल्फोनामाइड के लिए कोई भी एक्शन नहीं दिखाएगा, मतलब सल्फोनामाइड उस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी बैक्टीरियोस्टैटिक साइडल को भी कोई भी एक्शन नहीं दिखा पाएगी, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ सल्फोनामाइड। रेसिस्टेंस मतलब जिस बैक्टीरिया पे अभी तक सल्फोनामाइड काम कर रहा था, अब वो बैक्टीरिया कुछ उसने अपने आप को ऐसे चेंज कर लिया है कि बैक्टीरिया के ऊपर सल्फोनामाइड का कोई असर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके भी 2-3 मैकेनिज्म हो सकते हैं जिसके थ्रू कोई भी बैक्टीरिया सल्फोनामाइड के लिए अपना रेसिस्टेंस कॉज करे। फर्स्ट तो हो सकता है कि जैसे हमें पता है कि सल्फोनामाइड पाबा की जगह पे बाइंड होता है क्योंकि इसके लिए कंपटीशन करता है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया को पता चल गया कि सल्फोनामाइड पाबा की जगह बाइंड कर रहा है, तो हो सकता है बैक्टीरिया और ज्यादा पाबा को की सिंथेसिस को बढ़ा दे। अब अगर बहुत ज्यादा पाबा हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, तो सल्फोनामाइड की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कि वो पाबा की जगह पे आकर के बाइंड कर जाए, क्योंकि अब पाबा बहुत ज्यादा बॉन्ड में हो गया है, तो पाबा की डोमिनेंस हो जाएगी और पाबा खुद जाकर के बाइंड हो जाएगा। सेकेंड तरीका हो सकता है कि बैक्टीरिया इस फोलिक एसिड को बनाने के लिए इस मैकेनिज्म के अलावा कोई और मैकेनिज्म, कोई और मेथड या फिर कोई और रूट ढूंढ ले जिसके थ्रू वो फोलिक एसिड को बना सकता है। तो वैसे भी सल्फोनामाइड तो सिर्फ पाबा पे काम कर रहा है, अगर किसी और मैकेनिज्म से फोलिक एसिड बनने लगेगा तो सल्फोनामाइड वैसे भी रेसिस्टेंस उसकी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है कि डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज जो एंजाइम है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए और उस म्यूटेशन की वजह से सल्फोनामाइड इस डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम से बाइंड ही ना कर पाए। अब बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो एक्शन नहीं दिखा पाएगा, जिसकी वजह से ये भी वन ऑफ द मैकेनिज्म है ड्रग की रेसिस्टेंस का, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा बैक्टीरिया है जो कि अपना फोलिक एसिड खुद नहीं बनाता है, तो उसमें भी सल्फोनामाइड एक्शन नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ये जो एक्शन चल रहा है ये सब हमारे बैक्टीरिया के फोलिक एसिड के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो वो भी एक वन ऑफ द ड्रॉबैक होगा सल्फोनामाइड का। नेक्स्टली वी हैव द ADRs ऑफ सल्फोनामाइड। नेक्स्टली वी विल सी द ADRs ऑफ सल्फोनामाइड्स। सो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये कॉमन सिम्टम्स तो है ही। उसके अलावा स्टीव जॉनसन सिंड्रोम, दैट मीन्स पूरी स्किन में रैशेस होने लगेंगे, बहुत ब्लिस्टर्स होने लगेंगे और पेनफुल होंगे। उसके अलावा अर्टिकेरिया भी सीवियर किसी ड्रग की वजह से या फूड की वजह से जब स्किन में रैशेस हो जाते हैं तो उसको अर्टिकेरिया बोलते हैं। हेपेटाइटिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। एनीमिया और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी क्यों होगी? क्योंकि बैक्टीरिया के फोलिक एसिड को वो टारगेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में नॉर्मल बॉडी का जो फोलिक एसिड है वो भी इनहिबिट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर लॉन्ग थेरेपी चलती है तो एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड अगर बॉडी में कम होगा तो उसकी वजह से जो आरबीसीज का मैच्योरेशन होता है, उसके लिए हमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड चाहिए होता है, तो वहां पे फोलिक एसिड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सही तरीके से आरबीसीज मैच्योर नहीं हो पाएंगी। सही तरीके से मैच्योर नहीं हो पाएंगी तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो पूरी तरीके से वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगी, उससे पहले ही उनका लाइसिस हो जाएगा या फिर डिफेक्टिव बन जाएंगे, जिसकी वजह से उनका लाइसिस हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी और वो एनीमिया कॉज करेंगी, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रोपीनिया यानी कि WBCs का काउंट कम कर सकते हैं ये, बोन मैरो डिप्रेशन और अक्यूट रीनल फेलियर। जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उसमें ये कॉमनली देखा जाता है कि बोन मैरो डिप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से नई आरबीसीज, WBCs, प्लेटलेट्स वगैरह को बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सप्रेस हो जाती है रिएक्शन। उसके अलावा अक्यूट रीनल फेलियर, जब तक ड्रग खाएंगे तो हो सकता है कि जो किडनी है वो ढंग से काम ना करे या फिर रीनल फेलियर तक के भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका ड्रग इंटरेक्शन। तो बेसिकली जो सल्फोनामाइड्स होती है वो सारी की सारी एंजाइम इनहिबिटर्स होती हैं। ये बेसिकली आपने शायद पढ़ा होगा, एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। एंजाइम इंड्यूसर्स क्या करते हैं कि जो हमारे लिवर में मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। बट एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होंगे उनको इनहिबिट कर देंगे। अब अगर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स ही इनहिबिट हो जाएंगे तो जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है बहुत स्लो होगा, जिसकी वजह से फिनेटोइन, टॉलमिडामाइड या फिर वारफेरिन, इन सब का इफेक्ट पोटेंशिएट हो जाता है और लंबे टाइम तक ये एक्शन दिखा सकते हैं। बट कभी कभी ये वर्स्ट एक्शन भी दिखा सकता है, जैसे कि इन सबकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है।
नेक्स्ट आ जाते हैं इसके यूजेस पे। यूजेस में इसको क्रोनिक यूटीआई भी यूज करते हैं, बहुत लंबे टाइम से अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें हम इसको दे सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस में हम इसको दे सकते हैं, मलेरिया में दे सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस। उसके अलावा जो बर्न का इन्फेक्शन होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम दे सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था सिल्वर सल्फा डायजीन। उसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, लैक्टेशन के टाइम पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अगर कोई पर्सन जिसको पहले से ही किडनी की कोई बीमारी है उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी में इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फोलिक एसिड अगर ड्रग उस फोलिक एसिड को इनिबिट करती रहेगी तो बेबी की भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और मदर की बॉडी में भी कई सारे चेंजेस आते हैं, और सबसे स्पेसिफिक की एनीमिया हो सकता है मदर की बॉडी में। ठीक है, और बच्चे का जो ब्रेन की ग्रोथ है वो रुक सकती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ यूजेस ड्रग इंटरेक्शन और एडीआर से जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to this channel. That motivates me to make more such videos. And I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep